मेरा नाम सफ्तर है। मेरी बीवी का नाम माजिदा था। हम दोनों की शादी अरेंज मैरिज के ज़रिए हुई थी, मगर वक्त गुज़रते गुज़रते हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो ही गई। मैं उस वक्त 37 साल का था और 40 के होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, जबकि माजिदा 21 साल की जवान जहान लड़की थी। दुबली पतली, लंबे कद वाली और बेहद हसीन। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते तो ऐसा लगता जैसे किसी ने रात के अंधेरे को रोशनी के पर्दे में लपेट दिया हो। उसकी कमर इतनी नाजुक थी कि हाथ में आ जाए तो गुम हो जाए। रंगत सफेद थी और चेहरा ऐसा कि जैसा किसी शीशे पे दूध की हल्की सी तह चढ़ी हो। मैं कोई खास खूबसूरत आदमी नहीं था। मेरे सर पे बाल नहीं थे, नाक चिपटी थी, रंग सांवला था और तालीम भी ज्यादा नहीं थी। मगर मेरे पास पैसा था, क्योंकि मैं गाड़ियों के शोरूम में काम करता था। पैसों की कमी कभी नहीं रही थी, लेकिन खूबसूरती वो चीज है जिसका मवाजना दौलत से नहीं किया जा सकता। जब मैं माजदा को देखता तो देखता ही रह जाता, और यही देखना मेरा शक बनने लगा था। शुरू शुरू में मेरा शक सिर्फ दिल के अंदर होता। मैं खुद को समझाता कि ये सिर्फ मेरा वहम है, मगर फिर कभी कोई मामूली सा लम्हा भी मेरे अंदर के खौफ को बढ़ा देता। एक दिन मुझे यूं लगा जैसे दूध वाला सुबह सुबह जब आता है तो मेरी बीवी के चेहरे को ज्यादा गौर से देखता है। मैं नींद का बहुत बुरा था, सुबह जल्दी उठ नहीं सकता था, लेकिन उस दिन अचानक आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी है और दूध वाला हंसते हुए उससे बातें कर रहा है। मैंने जब भी बाद में पूछने की कोशिश की कि क्या बात हो रही थी, तो माजदा ने बड़ी सादगी से कहा कि वो अपनी गाय के बारे में बता रहा था। उसने कहा, आज तो मैंने उसे जल्दी कर दिया क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो बेचारा ठंड में खड़ा था। उसकी ये बात सुनते हुए माजदा भी मुस्कुरा दी और मैं भी हंस दिया, लेकिन दिल के अंदर एक कांटा सा चुभ गया। अगले दिन मैंने दूध वाले को कहा कि बस दूध दिया करो और ज्यादा बात मत किया करो। उसने हंस के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सब घरों में ऐसे ही बोलते हैं, हमारे लिए तो सब भाभियां हैं। मैंने उसकी बात काट के कहा, भाभी क्यों, बहन क्यों नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और खामोश हो गया। हालांकि मैं जानता था कि वो बुरा आदमी नहीं। मेरी शादी से पहले भी मैं उसी से दूध लिया करता था। उसे कभी पैसों के मामले में भी तंग नहीं किया था। लेकिन उस दिन मैंने गुस्से में आके कहा कि अब हमें तुम्हारा दूध नहीं चाहिए, हम बाजार से ले लेंगे। उसने कहा, बाजार वाला दूध तो केमिकल वाला होता है, भाभी जी की सेहत का ख्याल करें। मगर मुझे उसकी बात और बुरी लगी। मैंने कहा, जा दफा हो जा यहाँ से, अब कभी मत आना। मैंने बीवी से कह दिया कि अब हम डिब्बे वाला दूध लेंगे। माजदा ने कहा कि वो तो महंगा पड़ेगा, आप दिन में 5-5 कप चाय पीते हैं और सुबह शाम दही भी बनवाते हैं। मैंने कहा, मैंने पैसे कमाने हैं, तुमने नहीं करना। मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। हम जरासीम से पाक दूध पियेंगे, साफ सुथरा दूध। माजदा ने कहा, ठीक है, जैसे आप चाहें। मैंने बात खत्म कर दी। मेरा काम ऐसा था कि मैं पूरा दिन घर पे नहीं बैठ सकता था। शहर के दूसरे हिस्से में शोरूम था। सुबह जाता, शाम को आता, मगर मैंने घर के आसपास के सब दुकानदारों को कह रखा था कि जो भी चीज मेरी बीवी लेने आए उसे दे देना, पैसों की बात मत करना, महीने के आखिर में हिसाब कर लेना। सब मुझे जानते थे और सबने कहा, सफ्तर भाई कोई मसला नहीं, घर वाली ही तो है। एक दिन जब माजदा घर से निकली सब्जी और राशन लेने के लिए, तो मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि वो हर दुकान पे जाके हंस के बात करती है। सब्जी वाले से, गोश्त वाले से, चिकन वाले से वो बात करते वक्त ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसकी आदत हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हंस रहे हों। शायद मेरी बीवी भी वैसी ही थी, लेकिन मेरे दिल को ये बात चुभने लगी। मुझे लगा जैसे वो उनकी तवज्जो हासिल कर रही हो। मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं उसे कह दूं कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं लगता, तो वो समझ जाएगी कि मैं शक कर रहा हूँ। इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन मैंने कहा, अब हम बाजार से चीजें नहीं लेंगे। करीब एक बड़ा मॉल खुल गया है, वहां सब कुछ मिल जाता है, दालें, चावल, गोश्त, चिकन, सब्जी, सब कुछ। हम महीने भर का राशन वहां से लेंगे और घर रख लेंगे, ताकि बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। माजदा ने कहा, लेकिन वहां तो पैकेट बंद चीजें महंगी मिलती हैं, खुली सब्जियों में बचत हो जाती है, खर्चा बढ़ जाएगा। मैंने कहा, खर्चे की फिक्र छोड़ दो, वक्त बदल गया है। सड़क किनारे पड़ी सब्जियों पे मक्खियां बैठी होती हैं, चिकन गंदगी में पड़ा होता है, पता नहीं कितने दिन पुराना होता है। और सब्जी वाला तो कभी ये नहीं कहता कि ये चीज खराब है, बस बेच देता है। हमें साफ सुथरी जगह से खरीदना चाहिए ताकि बीमारी ना हो। माजदा ने बात मान ली, मगर मैं जानता था कि महीने भर का राशन एक साथ लेना मुश्किल है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं और लाने ले जाने का झंझट अलग है। मगर मेरे दिल को सुकून था कि अब वो बार बार बाजार नहीं जाएगी।
मैं ये नहीं कह सकता था कि मुझे अपनी बीवी पे यकीन नहीं था, लेकिन मुझे माशरे पे यकीन नहीं था। मैं देखता था कि कैसे लोग औरतों पर नज़रें डालते हैं, कैसे किसी के चेहरे को देख के बातें बनाते हैं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरी बीवी के बारे में भी ऐसी बात करे। माजिदा इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बुर्का पहनती तब भी उसकी खूबसूरती छुपती नहीं थी। उसके हाथ पाँव की सफ़ेदी और आँखों की चमक बुर्के के अंदर से भी महसूस होती थी। अगर मैं कहता कि दस्ताने और जराबे पहनो तो वो शायद बुरा मान जाती, क्योंकि ना मेरे खानदान की औरतें ऐसा करती थीं, ना उसके खानदान की। मैंने सोचा हालात को समझदारी से संभालना चाहिए, सख्ती से नहीं, प्यार से नहीं, बल्कि अकल से। मैंने अपने तौर पे मसला ख़त्म कर दिया, मगर एक मर्द जब शक करता है तो उसके दिल में ये शक कभी ख़त्म नहीं होता। वो सोते जागते हर लम्हा एक अनजाने खौफ के साथ जीता है। मुझे लगता था जैसे कहीं कोई ऐसा लम्हा ना आ जाए जिसमें सब कुछ टूट जाए। मैंने कई बार खुद को समझाया कि नहीं सफदर, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है। मगर फिर एक छोटा सा वाकया वो सब कुछ बेदार कर देता, जो मैं भूलने की कोशिश करता। मैं रात को जब देर से घर आता तो कभी कभी मुझे लगता कि दरवाज़ा जल्दी नहीं खुलता, शायद वो सो गई हो। मगर कभी दिल कहता कि शायद किसी से बात कर रही हो। एक दिन मैंने जानबूझ के फ़ोन किया और कहा, आज देर हो जाएगी। मैं शोरूम से निकल के करीब चाय वाले के पास बैठ गया। तकरीबन 2 घंटे बाद मैं घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, अंदर रोशनी जल रही थी। मैंने आहिस्ता से कदम रखे। माजिदा सहन में खड़ी थी और किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं करीब पहुंचा तो उसने चौंक के फ़ोन बंद कर दिया और बोली, मैं अम्मी से बात कर रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल पे लगा। मैंने कुछ ना कहा, मगर उस रात नींद ना आई। मेरे अंदर की आग बढ़ती जा रही थी, मगर मैं उसे ज़ाहिर नहीं करता था। दिन के वक़्त मैं आम शौहर की तरह बर्ताव करता, हँसता, बात करता, मगर अंदर से मैं एक तूफ़ान बन चुका था। हर नज़र, हर लफ्ज़, हर हरकत मेरे लिए मायने रखने लगी थी। मैंने सोचा मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, घर, राशन, कपड़े, आसाइश, मगर क्या पता औरत के दिल में क्या चल रहा होता है। मैं उसे हर दिन देखता और सोचता शायद ये इतनी हसीन न होती तो मेरा दिल इतना खौफज़दा न होता। दिन गुजरते गए। माजिदा अपने अंदाज में वही नरम बोली, वही मुस्कुराहट बरकरार रखती थी, लेकिन मेरे अंदर वही उलझन जिंदा रही। शायद मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। मैं चाहता था कि उसे काबू में रखूं, मगर प्यार के पर्दे में मुझे कैद कर चुकी थी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत थी या मैं, मगर इतना ज़रूर जानता था कि शक एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को मार देता है, और मैं उस जहर के ज़ेरे असर जीता जा रहा था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं घर में जो तब्दीलियां कर रहा हूँ उनसे घर का माहौल डिस्टर्ब होने लगा है। अब माजिदा ने कहना शुरू कर दिया कि इतने दिन हो गए मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, सारा सामान भी आप खुद ले आते हैं। पहले तो हफ्ते में मेरे 2-3 चक्कर लग जाते थे, अब मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ। आपके घर कोई आता जाता भी नहीं। आप एक काम करें ना, मुझे कहीं सैर कराने ही ले जाएं। वैसे भी वो दूसरे शहर से लाहौर आई थी और लाहौर में तो घूमने फिरने की इतनी सारी जगह थी। मैं ये भी नहीं कह सकता था कि यहाँ घूमने की जगह नहीं, क्योंकि हम रहते भी अंदरून लाहौर में थे, जहाँ हर गली में रौनक थी, हर मोड़ पे आवाज़ें थीं और हर दीवार के पीछे एक नई कहानी छुपी थी। मैंने माजिदा की बात सुनी और कुछ लम्हे सोच के कहा कि अच्छा, ले जाऊँगा कहीं, फ़िक्र ना करो। वो ये सुन के खुश हो गई। अगला दिन इतवार था। मैंने तो बात कर दी थी, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब तो फँस गया हूँ, क्योंकि बाहर जाने का मतलब यही था कि सारी नज़रें उस पे पड़ेंगी और मुझे फिर से वही बेचैनी महसूस होगी। सुबह जब मैं तैयार होके बैठा तो वो कमरे से निकली, इतनी खूबसूरत अंदाज में कि जैसे किसी फ़िल्म का मंज़र सामने आ गया हो। उसने आतिशी गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, जिसका रंग इतना चमकदार था कि आँखें चुंधे आ जाएँ। मैंने हैरान के पूछा, कैसी लग रही हो? तो वो मुस्कुरा के बोली, बहुत प्यारी लग रही हूँ ना। मैंने कहा, प्यारी तो लग रही हो, लेकिन दिन का वक्त है, ये रंग कुछ ज्यादा तेज है। बेहतर होगा कि सफेद रंग के कपड़े पहन लो, सफेद रंग मुझे बहुत पसंद है। उसने फौरन कहा ठीक है और जाके सफेद कपड़े पहन लिए, मगर लिपस्टिक उसने वही गुलाबी लगाई हुई थी। उसके चेहरे पे वही रोशनी थी जो मुझे हर बार कमजोर कर देती थी। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि उसके सारे कपड़े चमकदार रंगों के थे, सुर्ख, नीला, पीला, नारंगी। बस एक सफेद जोड़ा था जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। मैंने सोचा ये रंग बिरंगी आदतें शायद कभी नहीं बदल सकती। वो कहने लगी, मैं तो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनती हूँ, अब क्या करूँ? मैंने चुपचाप कहा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। एक बात जहन में आ रही थी कि औरत को हिजाब के जरिए अपने बाल छुपाने का हुक्म क्यों दिया गया है। शायद इसीलिए कि उसकी असल खूबसूरती बाल ही होते हैं। मर्द और औरत में बहुत फर्क है।
مگر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ الگ کرتی ہے تو وہ عورت کے بال ہیں۔ مرد کے بال ہوتے ہوئے بھی وہ عورت جیسے نہیں لگتا، لیکن عورت اگر اپنے بالوں کو ظاہر کرے تو وہ سب پہ اثر ڈال دیتی ہے۔ میری بیوی کے بال اس کے ٹخنوں تک آتے تھے، اتنے لمبے جیسے کسی نے سیاہ ریشم کی ندی بہا دی ہو۔ ان بالوں میں ایسی چمک تھی کہ میں خود دیکھتا رہ جاتا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ان بالوں کو تو چھپانا ہی چاہیے، کیونکہ ان میں ایک عجیب سا جادو ہے جسے دیکھ کے کسی کا بھی دل بہک سکتا ہے۔ وہ واقعی سندھ کی کہانیوں والی شہزادی لگتی تھی، لیکن دل میں خیال آتا کہ وہ لمبے بالوں والی شہزادی بھی تو قید میں تھی جسے ایک دن بھاگ جانا پڑا تھا۔ کہیں میری ماجدہ بھی وہی شہزادی نہ نکلے۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، اور وہ ضد کر رہی تھی کہ باہر چلتے ہیں، تو میں اسے اپنے ساتھ لے ہی گیا۔ جب ہم نکلے تو واقعی لگا جیسے سب کی نظریں ہم پہ ہیں، ہر گلی ہر موڑ پہ جیسے لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہوں۔ کچھ کی نظروں میں تعریف، کچھ کی حیرت، اور کچھ میں شاید حسد بھی تھا، لیکن میرے لیے وہ سب تکلیف دہ تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی خوبصورتی سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ کچھ لوگ شاید اس لیے بھی دیکھ رہے تھے کہ ہماری جوڑی میل نہیں کھا رہی تھی۔ وہ 21 سال کی تھی لیکن 15-16 سال کی لگتی تھی، اور میں 37 کا ہو کے 40 کا لگتا تھا۔ میرا سر گنجا تھا، رنگ سانولا تھا، ناک چپٹی تھی، اور وہ دودھ جیسی سفید رنگت میں میرے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک بھکارن ہمارے پاس آئی اور اس نے ماجدہ کی طرف دیکھ کے کہا، بیٹی اللہ نصیب کرے اچھی، 10 روپے ہی دے دو۔ ماجدہ یہ سن کے ہنس پڑی، لیکن میرا دل دہل گیا جیسے کسی نے تیز خنجر چبھو دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تو بولی کہ ہنسنے کی تو بات ہے نا، میں آپ کی بیٹی تھوڑی ہوں، میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ اس کی بات میں سچائی تھی، مگر میرے لیے وہ لمحہ بہت شرمندگی والا تھا۔ میں نے اس عورت کو پیسے دیے اور آگے بڑھ گیا، مگر وہ ساری نظریں جو اس پہ اٹھ رہی تھیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ مجھے لگا جیسے ہر مرد کا دل چاہتا ہو کہ وہ میری جگہ ہوتا۔ میں نے اپنے اندر غصہ محسوس کیا کہ میں نے اسے کیوں باہر لے آیا۔ میں سرکاری افسر تھا، عہدہ اچھا تھا، پیسے تھے، اسی وجہ سے شاید مجھے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی، مگر اب لگ رہا تھا کہ یہ خوبصورتی ایک بوجھ بن چکی ہے۔ ہم گھر واپس آئے تو وہ ہنستی ہوئی اندر گئی اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام ہوئی تو ہم نے چائے پی، مگر میری خاموشی بڑھ گئی۔ اس نے محسوس کیا اور بولی، کیا بات ہے، آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ کو میرا باہر جانا پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر تمہیں ذرا سنبھل کے رہنا چاہیے۔ اپنے بالوں کو تھوڑا کٹوا لو، نارمل لمبائی کے رکھ لو جیسے زیادہ تر لڑکیاں رکھتی ہیں۔ وہ فوراً بولی، مجھے اپنے بالوں سے بہت پیار ہے، میں کبھی نہیں کٹواؤں گی اپنے بال آپ کے کہنے پر۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ بالوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی کا راز یہی بال ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی دوسرا انہیں دیکھے۔ وہ بولی، پھر برقع پہنا کروں اور شرعی پردہ شروع کر دوں؟ میں نے کہا، جس حالت میں آپ نے مجھے پسند کیا تھا اسی حالت میں رہو گی۔ اگر یہ مسئلہ تھا تو اس وقت کہنا چاہیے تھا۔ میں گھر سے چادر کر کے نکلتی ہوں، کوئی بری عورت نہیں ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارا خیال ہے، میرا نہیں۔ وہ غصے میں آ گئی اور بولنے لگی کہ اسلام میں تو چہرے کا پردہ نہیں، اسلام میں صرف حجاب ہے۔ اور پھر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ آپ کیوں نہیں داڑھی رکھ لیتے؟ منہ کے اوپر بال آ جائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ یہ عورت کی زبان جب چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر رکتی نہیں، وہ ہر بات کا جواب ایسے دیتی ہے جیسے دل پہ وار کر رہی ہو۔ اس کے بعد ہمارے درمیان لڑائیاں بڑھتی گئیں، ہر بات پہ تکرار ہونے لگی، کبھی چھوٹی بات پہ، کبھی خاموشی پہ، کبھی میری نگاہ پہ، کبھی اس کے انداز پہ، اور ایک دن اسے پتہ چل ہی گیا کہ میں اس پہ شک کرتا ہوں۔ اس دن جیسے ہمارے درمیان وہ پردہ اٹھ گیا جس کے پیچھے سارا زہر چھپا تھا۔ اب نہ وہ پرانی محبت باقی تھی، نہ وہ مان، نہ وہ نرمی باقی تھی، اور نہ وہ سکون جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ اب صرف ایک جنگ تھی، ایک شک اور ایک انا جو ہمارے بیچ دیوار بن چکی تھی۔ میری بیوی کے پاس فون بھی تھا جو میں نے ہی اسے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اس دن اس کے چہرے پہ خوشی تھی کہ جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ملی ہو، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ وہی فون ایک دن ہمارے رشتے کی بنیاد ہلا دے گا۔ شروع میں وہ بہت پیاری لگتی تھی، فون ہاتھ میں لیتے ہی مسکراتی تھی، کبھی تصویریں دیکھتی، کبھی ویڈیو چلاتی اور کبھی کسی سے بات کرتی۔ میں نے کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ وہ دن بھر فون میں مصروف رہتی، میں گھر آتا تو وہ ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھی ہوتی، اور جب میں کچھ کہتا تو کہتی کہ ابھی بس 2 منٹ میں رکھ دیتی ہوں۔
लेकिन वो 2 मिनट घंटों में बदल जाते। अभी हमारे बच्चे भी नहीं थे और घर के काम भी इतने ज़्यादा नहीं थे। 2 लोगों का घर था, दिन का ज़्यादा वक़्त उसके पास खाली होता। मैं सोचता वो क्या करती रहती है फ़ोन में। वो कभी किसी को मुस्कुरा के मैसेज करती, कभी चुपचाप बैठी रहती। एक दिन मैं घर आया तो वो फ़ोन में कुछ देख रही थी। जैसे ही मैं पास आया उसने जल्दी से फ़ोन नीचे रख दिया। मुझे शक हुआ। मैंने फ़ोन उठा के खोलने की कोशिश की लेकिन उस पे पासवर्ड लगा हुआ था। मैंने पूछा, ज़रा इसका पासवर्ड तो खोलो। उसने अजीब लहजे में कहा कि आपने क्या करना है पासवर्ड का? मैंने कहा मैंने कुछ देखना है। तो वो बोली क्यों? अच्छा लाई मैं खोल के देती हूँ। मैंने कहा नहीं तुम मुझे पासवर्ड बताओ, मैं खुद देख लूंगा। इस पे वो हंसी और बोली कि आपका पासवर्ड मुझे नहीं मालूम तो मैं क्यों अपने फोन का पासवर्ड आपको बताऊं? हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं चुप हो गया मगर दिमाग में उसके हजार मतलब निकालने लगा। वो नहीं जानती थी कि मैं उसके हर जुमले का मतलब समझ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुझसे दूर हो रही है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की मगर हर बार बात झगड़े में बदल जाती। मैं चाहता था कि वो समझे कि रिश्ते में राज नहीं होते मगर वो कहती कि आपको मुझ पे शक है। मैं कहता कि हाँ, जब तुम छुपाती हो तो शक तो होगा। एक दिन मैंने गुस्से में आके उसके मोबाइल को पानी में फेंक दिया और इस तरह ज़ाहिर किया जैसे गलती से हो गया हो। अब वो मुझसे कह रही थी कि फ़ोन ठीक करवा के ला दे। मैंने कहा महीने का आखिर है और अभी मेरे पास पैसे नहीं। फ़ोन वाले तो सिर्फ फ़ोन खोलने के 1000 रुपए लेते हैं। कुछ दिन सब्र करो मगर मैं वो आने वाली कहाँ थी। रोज़ कहती मेरा फ़ोन ठीक करवा दे, मैं खामोश रहता। मेरे दिल में अजीब सा बोझ था। मैं सोचता था कि आखिर वो फ़ोन में ऐसा क्या करती थी जो मुझसे छुपाती थी। फिर एक दिन मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया। उस दिन हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने तल्ख़ी में कह दिया कि ज़रा एक बात तो बताओ, तुम जैसी लड़की जिसे देख के कोई भी मुतासिर हो, कम सिन, पढ़ी-लिखी, दुबली-पतली, लंबे-लंबे बालों वाली हसीन औरत हो, अच्छा खाना बनाती हो, कपड़े सी लेती हो, हर काम आता है। फिर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता मुझ जैसे आम आदमी से क्यों कर दिया? तुम्हें तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते थे। तुम्हारे तो आशिकों की लाइन लगी होगी। वो खामोशी से मेरी बात सुनती रही फिर एकदम बोली कि हाँ, मेरे 10 कज़नों ने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरे बाबा ने इनकार कर दिया क्योंकि उनको सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए था। इसलिए उन्होंने आपको चुन लिया। मैंने कहा वो 10 कज़न कैसे थे? कहने लगी जैसा हमारा पूरा खानदान है, वैसे ही थे। सब खूबसूरत थे। फिर उसने मुस्कुरा के कहा कि आपने मेरी बहनों को देखा है ना? वैसी ही शक्ल सूरत हमारे मर्दों की भी है। मैंने कहा हाँ, तुम सब बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे खानदान के मर्द भी यकीनन खूबसूरत होंगे। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई रिश्ता या लगाव नहीं था? वो चौंकी और कहने लगी कि आप पूछना क्या चाहते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इसका अंदाज पसंद नहीं आया। हम दोनों के दरमियान फिर से झगड़ा हुआ। बात बढ़ गई और मैंने गुस्से में आके उसे कह दिया कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो रो पड़ी मगर उसके आंसू भी मेरे गुस्से को कम न कर सके। अब हमारे घर का माहौल रोज ऐसा होने लगा। छोटी छोटी बातों पे तलखी हो जाती। मैं दिन भर खामोश रहता और वो भी ज्यादा बात न करती। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो मैंने देखा कि हमारे घर से एक आदमी निकल रहा है। वो मुझे देख थोड़ा घबरा गया। मैंने फौरन पूछा ये कौन था? वो बोली मेरे चाचू का बेटा है। मैंने कहा ऐसे घर पे क्यों आने दिया? तुमने तो कहा था कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो बोली कि वो गांव से आया है मुझसे मिलने के लिए, मुझे बहन मानता है इसलिए मैंने बिठा लिया। आप देर से आए तो वो वापस जा रहा था। मैंने कहा है तो मर्द ना, तुमने बगैर इजाजत क्यों अंदर बुलाया? तुम चाहती तो बाहर से ही बात कर लेती। वो कहने लगी कि उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, कद में लंबा लगता है मगर बच्चा है। मैंने कहा वो 13 साल का हो या 30 साल का, बात इजाजत की है। तुमने मेरी इजाजत के बगैर किसी को घर में बुलाया। वो फिर गुस्से में बोली कि आपको हर किसी पर शक क्यों होता है? मैंने कहा कि शक वहां होता है जहां यकीन टूटता है। मेरा गुस्सा हद से बढ़ गया। मैंने चीख के कहा तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैंने 3 बार तलाक दे दी। वो वहीं जमीन पे गिर गई और बेहोश हो गई। उस वक्त मेरे दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। मैं भाग के उसे उठा के हस्पताल ले गया। अब हस्पताल में सर पकड़े बैठा था। मेरी बीवी मुझ पे हराम हो चुकी थी और अब मुझे उसके घर वापस भेजना था उसे, यानी कि दूसरे शहर। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तलाक दे के बहुत ज्यादा पछताऊं। उसे तो फिर कोई और मिल जाना था, लेकिन मेरा क्या बनता? जब उसको होश आया मैं रोने लगा। मैंने माफी मांगी। ये बात सच है कि औरत रोए तो मर्द उसके रोने को ड्रामा कह देता है, लेकिन जब औरत रोने के बाद मान जाती है तो मर्द के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। माजदा ने कहा कि अब होगा क्या? तुमने तो तलाक दे दी। मैंने कहा कुछ हल निकाल लेंगे इसका, तुम घर चलो। मगर वो मुझसे दूर दूर रह रही थी क्योंकि वो दीन इस्लाम को समझने वाली औरत थी। मैं भी दिल ही दिल में माफी मांग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे कोई रास्ता दिखा दे।
मैंने ऑनलाइन तलाश शुरू की जब वो कमरे में सो रही थी। मैं बाहर सोफे पे बैठा था, बहुत देर तक सर्च करता रहा। पता चला कि हलाला ही इसका हल है और हलाला के हवाले से जो कुछ मुझे मिला वो मेरे लिए एक तरह का रास्ता निकलने जैसा था। ऑनलाइन हलाला सेंटर्स बन गए थे जिनमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री करानी पड़ती और जिस दिन आपका हलाला होता उस दिन आपको बुला लिया जाता। वहाँ मुख्तलिफ मर्द होते हैं, वहाँ पर ही निकाह होता है, वहाँ दूसरे मामलात भी निपटाए जाते हैं और उसी जगह पे वो लोग तलाक भी दे देते थे। इस तरह मजहबी ज़ाब्ता भी पूरा हो जाता और उन शेख साहिबान के अमल के एवज़ वो पैसे ले लेते। मैंने सोचा कि ये रास्ता कम तकलीफ दे है, एक दिन की अजियत सारी ज़िंदगी की अजियत से बेहतर है। मैंने माजदा से बात की और उसको बताया कि यही रास्ता है। वो रोने लगी और बोली कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा तो फिर देखो ये सबको मालूम हो जाएगा, हमारे घर वालों को मालूम होगा, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। हम दोनों की शादी अभी कम मुद्दत की है, 1 साल की भी नहीं हुई। वो सोचने लगी कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे। आखिरकार वो मान गई। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री करा दी, रकूमात ट्रांसफ़र कर दी, गुमनाम ना रहने के लिए शनाख्ती कार्ड, नाम, पता सब कुछ जमा कराया। फ़ोन पे एक कारिंदे ने हमें तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजदारी के साथ सब कुछ निपटा देंगे। इतवार का दिन पहुंचा, सुबह का वक्त था, लोकेशन भेजी गई, हमें कहा गया कि हम वक्त पे पहुंचे। हम वहां पहुंचे तो माहौल ऐसा था कि हर तरफ खामोशी और ज़ाब्ता था। उन्होंने हमें एक कमरे में बिठाया और बताया कि बाकी मामलात इसी जगह निपटेंगे। उन्होंने कहा आपकी बीवी को एक ऐसे शख्स के सामने निकाह कराया जाएगा, मगर वो शख्स कौन है ये हम जाहिर नहीं करेंगे। मैंने अंदर से लरस के सवाल किया वो कौन होगा, मगर मुझे जवाब मिला कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा जब इंसान मजबूर होता है तो लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम मजबूर थे इसलिए हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि निकाह हो चुका है, गवाह मौजूद थे, निकाह नामा ओरिजिनल था। उन्होंने कहा ये कॉपी आपके पास रख ले ताकि अगर कल को कोई मसला हो तो आपके पास सबूत मौजूद हो। अब कहते हैं कि जब आप अपनी बीवी को कमरे में भेज दें तो वो आगे जो कुछ होगा वही होगा। मैंने कहा मैं खुद ही वहाँ बैठा देता हूँ, मगर मुझे अंदर भी बड़ी हिचकिचाहट थी। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है आप इधर ही इंतजार गाह में बैठे, आराम गाह बनी है, मगर मेरे लिए वो आराम गाह नहीं हराम गाह बन गई। मेरा दिल टूट रहा था, हर सांस जुर्म महसूस हो रहा था। मेरी बीवी को इतने कमज़ोर और मजबूर हालात में किसी और मर्द के हवाले करना मेरे वजूद के खिलाफ था, मगर मेरे पास और रास्ता नहीं था। मैंने इसके बाद अपनी बीवी को कमरे में भेज दिया और खुद इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ बैठ के मैंने आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की, मगर हर लम्हा मेरे दिल में वो तस्वीर चल रही थी कि मेरी बीवी किसी और मर्द के पास है। मैंने खुद को बदतरीन सज़ा देने का फ़ैसला किया और दिल में सोचा कि एक दिन की अज़ियत सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी कम कर देगी। मैंने अपनी रूह को गुनाह का बोझ उठाते देखा और इसी सोच में मैं इंतजार गाह में सर पकड़े बैठा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मसला है, ये लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, कोई इधर से भागता है, कोई उधर से भागता है। मैंने उठ के पूछने की कोशिश की कि हुआ क्या है, लेकिन कोई मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और जैसे किसी बड़ी मुसीबत का सामना हो। मुझे अंदर से घबराहट होने लगी, दिल में वसवसे उठने लगे कि आखिर अंदर क्या हुआ। कुछ लम्हे बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया जब देखा कि मेरी बीवी को स्ट्रेचर पे लिटा के बाहर लाया जा रहा है। उसके चेहरे पे होश नहीं था, रंग जर्द था, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें बंद थीं। मैंने आगे बढ़ के कहा ये क्या हुआ मेरी बीवी को, लेकिन वो सब लोग मुझे धिक्के देते हुए बोले कि बस अब चलिए अस्पताल, वहाँ बताया जाएगा। मैं अंदर से टूटता जा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने खुद को संभालते हुए एम्बुलेंस में जगह बनाई। माजदा मेरे सामने पड़ी थी, उसके हाथ बेजान थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बर्फ की तरह ठंडा लगा। मैंने बार बार उसका नाम पुकारा मगर कोई जवाब न मिला। रास्ते में मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मैं यही सोच रहा था कि शायद ये डर के बेहोश हो गई है या इसको कोई झटका लगा है। अस्पताल पहुंचे तो उसे फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। मैं बाहर कुर्सी पे बैठ गया। कुछ लम्हे बाद एक लेडी डॉक्टर आई और बोली कि आप इनके शौहर हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मेरे चेहरे को देखा और फिर आहिस्ता से कहा इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। मैंने पूछा क्या मतलब, क्या हुआ है? वो बोली क्या आज इनकी शादी की पहली रात थी? ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा और मैं सब कुछ समझ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरी जुबान बंद हो गई, मैं कुछ न बोल सका। मैं वहीं जमीन पे बैठ गया और मेरे आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने मुझे पानी दिया और कहा अब आप बाहर जाके इंतजार करें। मैं बस दीवार के साथ सर टिकाए बैठा रहा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो।
2 घंटे बाद बताया गया कि वो होश में आ गई है। मैं अंदर गया तो वो डरी डरी सी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो मुझे पहचान नहीं पा रही। मैंने आहिस्ता से कहा, माजिदा मैं हूँ, लेकिन उससे नजरें फेर ली। उसके लब कांप रहे थे। मैंने कहा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर वो एक लफ्ज न बोली, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने डॉक्टर से कहा कि क्या उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, जिस्मानी तौर पे ठीक हो जाएगी, मगर जहनी और नफ्सियाती तौर पे जो कुछ उसके साथ हुआ है उसका असर देर तक रहेगा। मैंने सर झुका लिया और अस्पताल के कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वही परिंदे आए जिन्होंने हमें वहां बुलाया था। मैंने उनसे पूछा कि सब क्या हुआ है। उन्होंने बड़ी बेहिसी से कहा कि आपका काम हो गया है, आपकी बीवी को तलाक हो चुकी है, ये निकाहनामा और ये तलाकनामा लें और यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा कि वो मर्द कौन था जिसके साथ ये सब किया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और वो मर्द 7 फीट का था। मैंने हैरत से कहा, 7 फीट का? तो वो कहने लगे, हाँ, आपका काम पूरा हो गया, अब आपको क्या फर्क पड़ता है। ये बात सुन के मेरा दिल चीख उठा, मगर जुबान बंद थी। उन सब का पूरा नेटवर्क था, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। मैंने बस कागज पकड़े और वहां से निकल आया। घर वापस आया तो जैसे मैं खुद जिंदा लाश बन चुका था। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी की इज्जत किसी और के हवाले करके खुद को मरवा दिया। 2-3 दिन बाद माजदा भी अस्पताल से वापस आ गई, लेकिन वो मुझसे ऐसे पेश आती जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। वो मेरे पास बैठती नहीं थी, मेरी तरफ देखती नहीं थी। उसके चेहरे पे वही मासूमियत थी, मगर अब उसमें खौफ छुपा हुआ था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखने की कोशिश की, खाना खुद पकाता, उसके लिए फल लाता, दवा वक्त पे देता, मगर वो फिर भी खामोश रहती। 2 हफ्ते इसी हालत में गुजर गए। वो किसी से बात नहीं करती थी। मैं जब बोलता तो वो बस हल्का सा जवाब देती और फिर अपनी नजरों को झुका लेती। एक दिन उसने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए मेरे अम्मी अब्बू के घर छोड़ दो, मैं वहां जाके थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाके थोड़ा वक्त गुजार लो वहां, तुम्हें सुकून मिलेगा। मैं उसे उसके मैके छोड़ आया। वो जाते वक्त एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बस बोली कि आप मेरा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा, हमेशा रखूंगा, तुम बस ठीक हो जाओ। वो चली गई और मैं खाली घर में तन्हा रह गया। रातों को नींद ना आती थी। मैं हर वक्त सोचता था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद डाकिया आया और एक लिफाफा मेरे हवाले किया। मैंने जब उसे खोला तो अंदर से अदालत का नोटिस निकला, जिस पे लिखा था कि खुला का नोटिस। मैंने जैसे ही पढ़ा, मेरी आंखों के सामने सब घूम गया। मैं दीवार के साथ लग के बैठ गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों करेगी। मैं फौरन उसके घर गया, उसके वालिदैन के दरवाजे पे जाके दस्तक दी। उसकी माँ बाहर आई। मैंने कहा, माजिदा कहाँ है? उसने कहा, वो अंदर है। मैंने कहा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके वालिद भी बाहर आ गए। मैंने कहा, मैं अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा, हमारी बेटी ने खुला का केस दायर किया है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं जमीन पे बैठ गया, उनके कदमों में गिर गया और कहा, ऐसा न करें, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया, मगर उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और हम उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। हमने उससे पूछा क्यों, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही। वो बस यही कहती है कि अब इस बंदे के साथ नहीं रहना। मैंने कहा, मैं उससे बात कर लूं। उसने कहा, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं मायूस होकर अदालत गया। अगली पेशी पर मैंने उसे देखा। वो मेरे सामने बैठी थी, लेकिन आंखें झुकाए बैठी थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो बोली कि यह मुझ पर शक करता है। मैंने कहा, मैं इंसान हूँ, मेरी गलती थी, मैंने नादानी में तलाक दे दी, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसने कहा, अब देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं खामोश हो गया। जज ने फैसला सुनाया कि अगर औरत मर्द के साथ रहने से इनकार कर दे तो वो जबरदस्ती नहीं रखी जा सकती। फैसला मेरे खिलाफ गया और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। मैं जब अदालत से बाहर निकला तो धूप बहुत तेज थी, मगर मेरे अंदर अंधेरा छा गया। मैं सड़क के किनारे बेंच पे बैठ गया। सामने गाड़ियां जा रही थी, लोग चल रहे थे, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास की आवाजें भी मर गई हों। मेरा दिल खाली हो गया था। मैंने सोचा, शायद ये मेरी सजा थी, शायद अल्लाह ने मुझे मेरे किए का बदला दिया था। मैंने एक नादान लम्हे में अपनी बीवी को तलाक दे दी और उस नादानी ने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अब वो कहीं और खुश होगी और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। मैंने कई रातें जाग के गुजारी। हर रात उसकी याद में आंखों से नींद छिन जाती थी। मैं उसके हंसने की आवाज सुनता था, उसकी खुशबू महसूस करता था, मगर वो अब मेरे आसपास नहीं थी। मैंने उसका हर दिया हुआ तोहफा अपने पास रखा। हर वो चीज जो उससे जुड़ी थी मैंने संभाल के रखी, जैसे वो वापस आ जाएगी, मगर वो कभी वापस ना आई।
मैं खुद से नफरत करने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं उस दिन गुस्सा न करता, अगर मैं उससे बात नरमी से करता, अगर मैं शक न करता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। मगर अब पछतावे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। वो चली गई हमेशा के लिए और मैं अपनी तन्हाई में उसकी यादों के साथ रह गया। मुझे अब समझ आया कि कभी कभी गुस्सा इंसान से उसकी पूरी दुनिया छीन लेता है, और मेरा हाल भी ऐसा ही हो गया था। मेरी दुनिया, मेरी बीवी, मेरा घर सब मुझसे छिन गया, और मैं अस्पताल की उस रात से लेके आज तक वही मंजर भूल नहीं पाया कि जब मैं अपनी बीवी को उस कमरे में भेज रहा था जहां से वो जिंदा लाश बन के वापस आई। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ, जी नहीं रहा, क्योंकि जिसके बिना जीना मुमकिन ना हो वो अगर चली जाए तो जिंदगी रहती नहीं। बस वक्त गुजरता है और मैं आज वही सोचता हूँ कि काश मैंने तलाक न दी होती, काश मैंने शक न किया होता, काश मैंने अपनी मोहब्बत को अपने गुस्से पे गालिब आने दिया होता। मगर अब ये सब काश रह गए हैं और मैं तन्हा रह गया हूँ। कुछ दिन बाद एक अजीब खबर मिली कि उस हलाला सेंटर पे छापा पड़ा। इस खबर ने मेरी रूह तक हिला दी। मैं घंटों साकित बैठा रहा, जैसे मेरा जिस्म पत्थर का बन गया हो। पता चला वो लोग जिन पे मैंने भरोसा किया वो निहायत ही गंदे और बदकिरदार इंसान थे। उनके कामों का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिन लोगों को मैंने हलाला के नाम पे सच्चा समझा वो दरअसल हरामकारी के अड्डे चला रहे थे। वहाँ पे औरतों के साथ बदकारी की जाती, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता और उनकी इज्जतों के सौदे किए जाते। पुलिस वालों ने बताया कि वो लोग पैसे के एवज़ औरतों को मुख्तलिफ मर्दों के साथ भेजते और निकाह के नाम पे जुल्म की इंतहा करते। ये सुनते ही मेरे दिल पे पहाड़ टूट पड़ा। मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं इस गुनाह में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे वहां भेजा था, मैंने ही उस पर यकीन किया था, मैंने ही उसे उस आग में झोंका था जिसका अंजाम जहन्नुम से कम नहीं था। पुलिस ने बताया कि वहां पे जो लोग रखे गए थे उनमें से आदमी आधे हबशी थे। उनमें से कई के पास तो निकाह नामे पे दस्तखत तक जाली थे। उनकी तस्वीरें देख के मेरे औसान खता हो गए, दिल दहल गया, आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब मैंने अपनी बीवी को खुद अपने हाथों से उस कमरे में भेजा। मैंने खुद कहा था कि जाओ, ये सब दीन का मामला है। अब सोचना हूँ तो शर्म आती है कि मैंने कैसा दीन समझा था और कैसा इंसाफ किया। उस दिन मुझे पता चला कि हमारा हलाला तो हुआ ही नहीं था, वो तो धोखा था, फ्रॉड था। मेरा निकाह टूट गया था और वो औरत जिसके लिए मैं तड़पता रहा वो उस दिन से मेरी बीवी ही नहीं रही थी, क्योंकि तलाक उसी दिन हो चुकी थी जब मेरे मुंह से वो लफ्ज निकला था। ये एहसास मेरी रूह को चीरने लगा। मेरे अंदर जैसे हजारों कांटे उगाए हों। मैं कई दिन खाना नहीं खा सका, नींद गायब हो गई। मैं सोचता रहा कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। काश मैंने जुबान पे काबू रखा होता, काश मैंने अपनी अना को मार दिया होता, काश मैंने उसे वक्त दिया होता। लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था, सब कुछ खत्म हो चुका था। 6 महीने गुजर गए, मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मैं खुद को सजाएं देने लगा, न किसी से बात करता, न कहीं जाता, बस कमरे में अंधेरे में बैठा रहता जहाँ सिर्फ यादें थीं और एहसास जुर्म था। फिर एक दिन एक पुराना जानने वाला आया। उसे बताया कि माजदा का एक कज़न है जो पहले भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया था क्योंकि तब उसका रिश्ता मेरे साथ हो गया था। अब उससे दोबारा रिश्ता मांगा और उसके घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। वो कवारा था, जवान था, माली लिहाज से भी मजबूत था। मैंने सुना तो दिल में एक चुभन सी हुई, मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि वो मेरी रही। मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। कुछ महीने बाद इत्तेफाक से एक दिन मैं पार्क के करीब से गुजर रहा था। शाम का वक्त था, हल्की रोशनी थी, हवा चल रही थी। दिल ने कहा थोड़ा सा बैठ जाओ, शायद दिल को सुकून मिल जाए। मैं एक बेंच पे जाके बैठ गया। तब मेरी नजर एक जोड़े पे पड़ी जो सामने से गुजर रहे थे। मैंने गौर से देखा तो वो माजदा थी। मेरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसके साथ एक लंबा चौड़ा खूबसूरत आदमी था। ऐसा लगता था जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो, मजबूत बाजू, चौड़ी छाती और चेहरे पे एतमाद। माजदा ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे, दुपट्टा गले में लटकाया हुआ था, टखनों से ऊपर पाजामा पहना हुआ था, ऊंचे हील वाले जूते पहने थे और उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरे लिए होती रही। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे जिंदगी ने उसके सारे दुख धो दिए हों। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे के करीब चल रहे थे और वो मर्द बार बार उसका हाथ पकड़ के आगे कर रहा था, जैसे उसे गिरने से बचा रहा हो। मैंने महसूस किया कि वो उसके साथ खुद को महफूज समझ रही थी। उसके चेहरे पे सुकून था, इत्मीनान था। मैंने खुद से कहा कि मर्द का असल काम औरत पे शक करना नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करना है, क्योंकि औरत उस वक्त खुश रहती है जब वो अपने मर्द के साथ खुद को महफूज महसूस करे, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो या जज्बाती या फिर नफ्सियाती तौर पे। औरत सिर्फ उसी मर्द के साथ खुश रह सकती है जो उसका सहारा बने, ना कि जख्म। मैं देर तक वहीं बैठा रहा।
اور دل ہی دل میں ماجدہ کے لیے دعا کی کہ اس کے نصیب میں خوشیاں لکھی جائیں، کیونکہ وہ خوش تھی اور میں اس کی خوشی دیکھ کے رو رہا تھا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں سکون بھی تھا کہ چلو وہ درد جو میں نے دیا اب کسی نے اس سے چھین لیا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ گئی اور میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ گھر واپس آیا تو دل خالی سا تھا۔ میری زندگی جیسے ایک سنسان قبرستان بن گئی، ہر چیز بے معنی لگنے لگی۔ رات کو جب سونے لگتا تو سب مناظر دماغ میں گونجنے لگتے۔ جب میں نے اسے کمرے میں بھیجا اور وہ ایمبولینس میں بے ہوش پڑی تھی اور میں خود کو ظالم سمجھنے لگا۔ میں اکثر سوچتا کہ مرد جب طلاق دیتا ہے تو صرف ایک لفظ نہیں بولتا، بلکہ ایک گھر اجاڑ دیتا ہے، ایک عورت کا خواب توڑ دیتا ہے، خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اسی دن سیکھا کہ طلاق کبھی بھی انا کے لیے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کا زخم کبھی نہیں بھرتا، نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے۔ ماجدہ خوش ہے، اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مسکراتی ہے۔ میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا جب وہ اس کے ساتھ ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ وہ منظر دیکھ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن دل میں ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دی تھیں اور میرے نصیب میں تنہائی۔ میں نے زندگی میں سب کچھ کھو دیا، لیکن ایک سبق پا لیا تھا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف صبر کرنے والی ہوتی ہے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو وہ چلی جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ میری زندگی اب ایک خالی کمرہ ہے جس میں بس پچھتاوے کی گونج ہے۔ میں نے خوبصورت موقع گوا دیا، میں نے اپنی محبت گوا دی، اور میں نے وہ عورت گوا دی جو مجھ سے وفاداری کے ساتھ جڑی رہی تھی، لیکن میں نے اپنی انا کے آگے اس کو قربان کر دیا۔ اب کبھی کبھی خواب میں وہ آتی ہے، ہنستی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو میں تو خوش ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور میں نیند سے جاگ جاتا ہوں، میرے گال آنسوں سے بھیگے ہوتے ہیں۔ میری زندگی ختم نہیں ہوئی، لیکن زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ وہ چلی گئی، لیکن اس کی یاد میرے دل پہ ہمیشہ کے لیے